हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 3 विद्युत धारा। और ये यूनिट हमने अभी पिछली क्लास में शुरू की थी। और उस क्लास में हम लोगों ने इस यूनिट से रिलेटेड जो हमारे बेसिक टर्म से कुछ बेसिक डिफिनीशन थी उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। और इससे रिलेटेड जो PDF है वो आपको ऑलरेडी मिल गई होगी टेलीग्राम चैनल पर। हमने आपको बताया था कि आपके लिए एक नए फैसिलिटी लाई गई है कि जो कुछ भी आपको पूरी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी सेम एज इट इज़ PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो वो आपने देख भी ली होगी। तो इसी प्रकार से आपको हर लेक्चर की जो PDF होगी वो आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें और इस सुविधा का आप लाभ उठाएं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको समझते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और उसके आगे के जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं, यानी कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक विद्युत धारा, अपवाह वेग क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं हम और देखते हैं आज की क्लास में जो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक है हमारा वैद्युत प्रतिरोध। तो यानी किसे कहा जाता है वैद्युत प्रतिरोध, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसकी जो डिफिनीशन होती है वैद्युत प्रतिरोध की वो ये होती है कि वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसी डिफिनीशन से ही इसका फार्मूला हमको प्राप्त हो जाता है। यानी यदि किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो अगर V दिया हुआ है और चालक में धारा I दी हुई है तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर V/I। ये यहाँ पर इसका फार्मूला होता है सिंपल सा, V और I के अनुपात को ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो अब इससे हमको क्या मिलता है, तो इसका R का जो मात्रक होता है यानी प्रतिरोध का मात्रक वो क्या होता है, तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से बनाएं तो ये होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। क्योंकि V का यानी जो विभवांतर है उसका वोल्ट हो गया और I यानी धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। लेकिन इसको एक ही वर्ड में हम या एक ही शब्द में इसको कहते हैं हम ओम। यानी जो प्रतिरोध होता है उसको हम ओम से डिनोट करते हैं, उसका मात्रक ओम होता है। और ओम को जो अगर हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में जब हमको डिनोट करना होता है तो हम ओम को इस साइन से डिनोट करते हैं, जो कि ओमेगा उसी से बना हुआ है ओम। तो ओम को ओमेगा के जो साइन होता है उससे हम डिनोट करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं। और आगे अभी हम पढ़ेंगे ओम का नियम, तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इन सभी चीज़ों को। ये ग्रीक अक्षर होता है ओमेगा जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। और बड़े मात्रक मेगा ओम है, छोटे मात्रक माइक्रो ओम। तो इसी प्रकार से हम इसको यूनिट को बना लेते हैं। लेकिन मुख्य मात्रक आपको याद रखना है ओम होता है इस विभवांतर का यानी कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक। वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम एक ही शब्द में कह सकते हैं हम, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब आगे देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध की विमा क्या होती है। तो विमा निकालनी आप सभी लोगों को आती है, हम फार्मूले से ही विमा निकालते हैं। यानी जो वोल्ट दिया हुआ है उसको हम फिर अपने जो SI पद्धति के मात्रक होते हैं उनमें तोड़ते हैं, फिर वहाँ से हम बनाते हैं। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर विमा इसकी याद रखनी है। निकालने को आप निकाल भी सकते हैं, पहले भी आपको बताई गई और अपने फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ा भी होगा कि विमा को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट विमा होगी वैद्युत प्रतिरोध की वो होगी हमारी ML2 T-3 और A-2 या MLTA 12-32 ये होती है। अगर कीवर्ड में हम इसको याद करें तो विमा क्या होती है, MLTA 12-32 यानी ML2 T-3 A-2 ये डायरेक्ट विमा होती है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप ये निकाल भी सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर से। एम्पियर की जगह हो जाएगा यहाँ पर I बराबर Q/T। इसी टाइप से बनाकर आप यहाँ पर इस विमा को भी निकाल भी सकते हैं। तो ये हो गई बात किसकी, वैद्युत प्रतिरोध की। वैद्युत प्रतिरोध की डिफिनीशन, फिर उसका फॉर्मूला और फिर उसका मात्रक और फिर उसकी विमा। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो आगे देखते हैं हम टॉपिक वैद्युत चालकता। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत चालकता, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं वैद्युत चालकता को।
और वैद्युत चालकता में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। जो हमने प्रतिरोध पढ़ा है उसका जस्ट विपरीत, यानी वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, जो होता है हमारा वैद्युत प्रतिरोध, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत चालकता को जो हम डिनोट करेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यानी वैद्युत चालकता फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं 1/r। तो ये किसका हो गया, प्रतिरोध का, वैद्युत चालकता बराबर 1/r हो गया, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया। तो जो मात्रक होगा वो भी तो व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स ये तो मात्रक हो गया डायरेक्ट, लेकिन इसका एक और मात्रक होता है। इसके ओम इनवर्स तो मात्रक होता ही, लेकिन कुछ नए मात्रक आ जाते हैं जिसमें आपको याद रखना है साइमन या इसे ही हम कहते हैं ओम इनवर्स या इंग्लिश में इसे कहा जाता है मोह। तो यसाई पद्धति में वैद्युत चालकता के 3 मात्रक होते हैं, ओम इनवर्स या उसे हम साइमन कहते हैं या उसे ही हम मोह। इन 3 जो मात्रक हैं इनसे हम इसको डिनोट करते हैं। इसकी जो बीमा होगी, यानी वैद्युत चालकता की जो बीमा होगी वो भी विपरीत होगी, यानी वैद्युत प्रतिरोध के जस्ट विपरीत। तो इसकी बीमा क्या होगी, तो वैद्युत प्रतिरोध की जो बीमा थी वो थी MLTA 12 - 32। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह का केवल अंतर हो जाएगा। MLTA क्या होगा, -12 और प्लस का 32, उसका जस्ट विपरीत हो जाए, क्योंकि 1/, में है ना, तो 1/, में दी हुई। तो ये 3 मात्रक आपको इसके याद रखने और ये बीमा का मान याद रखना है। तो ये था टॉपिक हमारा वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता से रिलेटेड। अब देखते हैं आगे के जो हमारे टॉपिक हैं। अब आगे देखते हैं हम इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का भी, या कह सकते हैं कि इस क्लास का भी सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ओम का नियम। ओम का नियम ये शार्ट टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है, जब इसकी व्युत्पत्ति हमको करनी होती है अनुगमन वेग के आधार पर। तो वो उस व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, उस डेरिवेशन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि क्या होता है ओम के नियम, और फिर ओम के नियम की सीमाएं, यानी कब लागू होता है कब नहीं लागू होता है। इन सभी चीज़ों को अगर हम मिलाकर एक साथ स्टडी करें तो ये हमारा एक लॉन्ग आंसर बन जाता है, लॉन्ग टाइप आंसर बन जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओम का नियम होता क्या है, और इससे रिलेटेड जो हमारे फॉर्मूला हैं, डिफिनीशंस हैं, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहले कहाँ से ओम का नियम आया, तो जब पहले वैज्ञानिक नियम दिया करते थे तो अपने नाम के अनुसार ही नियम दिया करते थे। तो सन 1826 की बात है। सन 1826 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे, 1826 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, जॉर्ज साइमन ओम। एक जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। तो इन्होंने ही चालक के सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर V व I के बीच संबंध बताया था। V व I के बीच एक नियम व्यक्त किया था, एक संबंध बनाने के लिए, बीच संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे ही कहा जाता है क्या, ओम का नियम या ओम्स लॉ, इसे ही कहा जाता है। यानी 1826 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम जिनका नाम था, तो इन्होंने ही किसी चालक में वैद्युत विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच एक संबंध बताने हेतु एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसको हम कहते हैं ओम का नियम। तो ये तो हुआ इसका जो इंट्रो है, और हमने पढ़ा भी अभी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और वैद्युत चालकता का मात्रक साइमन होता है। तो ये इन्हीं के नाम से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं वहाँ पर जो मात्रक हैं उनका नाम रखा गया। अब देख लेते हैं तो इनके नियम के अनुसार क्या था, इन्होंने क्या बताया अपने नियम में कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था से क्या मतलब है, भौतिक अवस्था से हम समझ सकते हैं जैसे कि ताप, किसी चालक का ताप, तो किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विद्युत विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। तो इन्होंने बताया था V/I, यानी V और I का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है।
और उन्होंने इस v/i यानी इस नियतांक को उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना r, और ये बन गया क्या, ओम का नियम। यानी उन्होंने क्या कहा कि जो वैद्युत विभवांतर और जो वैद्युत धारा है उनका अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को उन्होंने r माना, जिसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा कि इसी को हमने कहा है वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर और धारा का अनुपात होता है। तो ये था इनका मूल नियम। और फिर क्या, फिर इन्होंने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताने का भी प्रयास किया कि ओम के नियम के अनुसार जब तक किसी चालक का ताप या अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती तब तक चालक का जो प्रतिरोध है वो नियत रहता है। यानी R हमेशा भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो R हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, चाहे V को कितना ही क्यों ना बढ़ा दिया जाए, चाहे जो विभवांतर है वो कितना भी विभवांतर क्यों ना लगा दिया जाए, चालक का प्रतिरोध हमेशा नियत रहता है। अगर क्या करें, हम भौतिक अवस्था को ना बदलें, ताप वगैरह को ना बदलें। तो इन्होंने एक ग्राफ के माध्यम से बताने का प्रयास किया, यानी कि ओम ने एक वैद्युत विभवांतर V और चालक में प्रवाहित धारा I के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये बताया ओम ने कि अगर V और I के बीच में अगर हम कोई ग्राफ खींचें तो जो हमको एक रेखा प्राप्त होगी, तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमको सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। V और I के बीच क्या खींचें, V और I के बीच जब हम ग्राफ खींचें तो हमको क्या प्राप्त होती है, एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त होती है। ये बताया था ओम ने। और ओम का नियम केवल धातु चालकों, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ही सत्य माना जाता है, धातु चालकों के लिए। अभी हम आगे जब ओम के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ओम का नियम कब लागू नहीं होता, क्योंकि सभी परिवर्तनों में ओम का नियम लागू नहीं होता, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ अपवाद होते हैं। तो जो धातु चालक हैं उनमें तो ये लागू हो जाता है। तो धातु चालकों के लिए सत्य होता है जो ओम का नियम है। तो ये हो गया पूरा ओम का नियम। और ये एक सार टाइप क्वेश्चन है, यानी ओम के नियम के बारे में हम बताएंगे, ओम कौन थे, और फिर ओम के नियम को लिखेंगे और ये फार्मूला लिखेंगे। फिर एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से प्रैक्टिकली हम ये भी बता देंगे कि V और I के बीच जब ग्राफ खींचा जाए तो उसमें हमको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, यही है ओम का नियम। ये तो हुआ इसका शॉर्ट रूप। और इसके साथ अगर वो सभी चीज़ें जोड़ दी जाएँ, यानी अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो या ओम के नियम की सीमाएं हों, ओम के नियम के अपवाद हों, तो ये एक लॉन्ग आंसर बन जाता है। तो किसी में भी आपसे पूछा जाए, सभी का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो आंसर है वो यहाँ पर देना है। तो चलिए देखते हैं अब आगे का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। तो आगे का टॉपिक है हमारा इसमें अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। यानी हमको यहाँ पर एक डेरिवेशन करना है, एक नया फार्मूला मिलेगा जिसमें हमको यूज करना है किसका, अनुगमन वेग का। अनुगमन वेग के बारे में हमने पीछे पढ़ा है, Vd को ही अनुगमन वेग कहा जाता है। तो इसी से ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है अनुगमन वेग के आधार पर। तो धातु का कोई एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A दिया हुआ है और इसके सिरों के बीच एक विभवांतर V स्थापित किया गया और वैद्युत धारा I प्रवाहित होती है। तो सभी टर्म्स पहले हमको यहाँ पर लिख लेने जरूरी है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो n है। ये सभी टर्म्स हमने पीछे पढ़े थे जब हमने वैद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच जो संबंध ज्ञात किया था उसमें। और अपवाह वेग तो Vd दिया ही हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से समीकरण एक बनेगा I बराबर NEA Vd। ये हमने बनाया समीकरण नंबर 1। अब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित होगा। तो इस बल को हम क्या कहेंगे, F बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है ना। और F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है QE, और Q की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए F बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई। तो E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है। और E बराबर एक फार्मूला होता है V/L, जिसमें विभवांतर और जो तार की लंबाई है वो सभी आ जाती है। तो इस E की जगह हमको क्या रखना है, E बराबर यानी कि F बराबर EV/L, EV/L, ये हमको यहाँ पर लिख लेना है। अब इसमें यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m दिया हुआ है तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में जो उत्पन्न त्वरण होगा तो A बराबर होगा F/m। और ये कहाँ से आया, ये आया है F बराबर ma से, और ये यहाँ से आया है
और ये यहाँ से। तो ये टर्म्स आपको हमने ये जो साइड में बताए हैं तो इनसे ही ये टर्म्स निकले हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। अब एफ़ का मान यहाँ पर रख देंगे तो EV बराबर क्या हो जाएगा ml, और इसे हम क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 हमारे बन गए। अब थोड़ी सी यहाँ पर हमको लैंग्वेज लिखनी है जो कि आपको सुननी है। तो क्या होता है, तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से बारंबार टकराते रहते हैं, और फिर क्या होता है कि आयन के टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर एट लास्ट हम क्या समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD होगा। यानी जो वेग होंगे वो वेग यहाँ पर दिए होंगे V2 बराबर A टाउ 2 या V1 प्लस A टाउ 1, इस प्रकार से वेग यहाँ पर दिए जाएंगे डॉट डॉट इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए। ये यहाँ पर V नहीं, यहाँ पर U होगा, यानी U1 प्लस A टाउ 2। तो U1 क्या है, ये है ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग। और ये जो टाउ दिया हुआ है ये क्या है, टाउ है इलेक्ट्रॉन का 2 क्रमागत टक्करों के बीच समयांतराल। टाउ क्या है, समयांतराल। तो इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन के वेग होंगे वो U1 प्लस A टाउ 1, U2 प्लस A टाउ 2 और U3 प्लस A टाउ 3 इसी प्रकार से डॉट डॉट आगे होंगे। और इनका औसत वेग ही क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD होगा, क्योंकि VD भी तो हमको चाहिए, क्योंकि एट लास्ट हमको VD के पदों में मान निकालना होगा। तो अब इसका औसत वेग निकालेंगे जो कि होगा अनुगमन वेग VD। तो VD क्या होगा, U1 प्लस A टाउ 1, U1 क्या है ऊष्मीय वेग, टाउ 1 क्या है 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच समयांतराल, टक्करों के बीच समयांतराल, A टाउ 2 प्लस डॉट 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 UN प्लस A टाउ N, ये हो गया। और कुल संख्याएं बटे अपान में कुल संख्या, यही होता है औसत वेग। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अलग अलग कर लेंगे, यानी U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस का U1 अपान N, और फिर प्लस लगाएंगे बीच में, और यहाँ पर A कॉमन ले लेंगे, और टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट टाउ N अपान N, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस A टाउ बराबर निकलेगा A टाउ। A टाउ हमको प्राप्त हुआ, जो कि हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का 2 क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समयांतराल है, जो श्रांतिकाल है, तो अधिकतर धातुओं के लिए श्रांतिकाल क्या होता है 10⁻⁻14 सेकंड कोटि का होता है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में A का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 से A का क्या रखेंगे, A का मान रखने पर, तो ये VD के बराबर है। तो हमको 2-3 यहाँ से फार्मूला मिलेंगे, यानी जब हम क्या करेंगे, ओम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, डेरिवेशन करेंगे अनुगमन वेग के सिद्धांत से, तो यहाँ पर हमको 2-3 फार्मूले मिलेंगे। तो जब हम यहाँ पर मान रखेंगे किसका, यानी समीकरण 2 से A का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ पर हमको जो फाइनल फार्मूला मिलेगा वो हमको मिलेगा VD बराबर EV अपान ml और टाउ, ये फार्मूला मिला हमको। तो यहाँ पर टाउ क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों, टाउ है यहाँ पर श्रांतिकाल, और VD है अनुगमन वेग, और फिर EV अपान ml। लेकिन हमको यहाँ से क्या नहीं मिला, ओम का नियम तो मिला ही नहीं, यानी अभी हमको आगे और सॉल्व करना होगा इसको, तब हमको मिलेगा प्रतिरोध के बराबर, यानी R के बराबर जब हमको कुछ मिले तब हम कहेंगे कि ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो गई और ओम के नियम का व्यापक रूप हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये तो एक बीच में फॉर्मूला हमको मिला था कि जब हमसे अनुगमन वेग का मान पूछा जाए, श्रांतिकाल दिया हो, तब हम किस प्रकार से मान को निकालेंगे। अब आगे क्या करेंगे, जो VD का ये जो मान निकला है, तो VD का ये मान हम कहाँ रखेंगे, ये हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 क्या था, I बराबर NEA VD, ये था हमारा समीकरण नंबर 1। तो यहीं पर किसका, VD का मान रखने पर, तो I बराबर NEA और VD की जगह EV अपान ml इंटू टाउ, ये हम यहाँ पर
रख देंगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम और ए अपान एल इंटू वी। तो ये हमको मिला आई बराबर। अब क्या करेंगे, तो इससे हम ऐसा फॉर्म बनाएं कि हमको आई मिल जाए, यानी कि सॉरी आर मिल जाए। और मिलेगा तभी क्योंकि आर ही होता है वो कांस्टेंट जो कि ओम के नियम में प्रयोग हुआ है, तभी ओम के नियम का व्यापक रूप हमको मिलेगा। तो इस आई को क्या करेंगे, इस आई को हम इसके अपान में ले जाएंगे क्योंकि वी उस तरफ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा वी अपान आई बराबर एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ और एल अपान ए। ये यहाँ से हमको मिला। अब ये जो इधर दिया हुआ है ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया v अपान आई बन गया यहाँ पर r, और ये जो इधर दिया हुआ ये हो गया हमारा ml अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। वैसे तो इसको भी हम पूरे को क्या मान सकते हैं, पूरे को हम एक कांस्टेंट r के रूप में भी मान सकते हैं। इसको कांस्टेंट एक निश्चित ताप पर दिए गए तार के लिए एक नियतांक ही होता है, लेकिन यही होता है क्या व्यापक रूप ओम के नियम का r बराबर एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। यानी किसी अगर न्यूमेरिकल में हमको m दिया गया है, l दिया गया है, n दिया गया है, टाउ ए सभी दिए गए हैं और r का मान निकालना है तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर उसका मान निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसका व्यापक रूप, और यही क्या है ओम का नियम। और यहाँ पर क्या हो गई, व्युत्पत्ति हो गई। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि v अपान आई बराबर r, क्योंकि हमने क्या माना था, कांस्टेंट मान लिया था इतने पूरे को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यही क्या है, ओम का नियम है, यानी ओम्स लॉ हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो अब क्या करना है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो हमको याद रखना है कि कोई अगर सीधा तार है, कोई सीधा तार ये दिया हुआ है और इसको क्या करें हम, इसको एक अथवा अधिक कई स्थानों पर अगर हम मोड़ दें, इस प्रकार से कोई तार है इस प्रकार से हमको मोड़ दें, तो इसका जो आर होगा वो हमेशा नियत रहेगा, यानी आर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो तार का प्रतिरोध है वो आर नियत रहता है, बदलता नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। इसका क्या कारण है, इसका ये कारण है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो श्रांतिकाल होता है उसी से डिसाइड होता है जो तार का प्रतिरोध होता है। तार को मोड़ देने पर ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है, ना ही श्रांतिकाल बदलता है, इसीलिए आर भी हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो ये है कोई सीधा तार, इसको हम एक जगह से या कई जगह से मोड़ दें तो जो आर है प्रतिरोध नहीं बदलता। क्योंकि कई बार जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी पैटर्न के, उसमें ये पूछ लिया जाता है कि कोई तार इतने मीटर लंबा है, अगर उसको हम इतना मोड़ दें तो उसका प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध नहीं बदलता। क्यों, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलती और श्रांतिकाल नहीं बदलता, इसीलिए इसका प्रतिरोध भी नहीं बदलता। तो ये व्यापक रूप था ओम के नियम का, और इसके पहले जाना हमने ओम के नियम के बारे में। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो इससे रिलेटेड ही अगला टॉपिक है, उसको जानते हैं, देखते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है ओम के नियम की सीमाएं और क्या होता है अनओमीय परिपथ। तो ओम के नियम की सीमाएं कह लें या इसे हम कह लें ओम के नियम के अपवाद क्या हैं। तो कोई भी जब सिद्धांत आता है, कोई भी नियम दिया जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, वो सभी जगह पर लागू नहीं होता, चाहे वो कोई भी नियम हो। आपने कई बार देखा भी होगा, कई नियम असफल भी हो जाते हैं, बाद में दूसरे वैज्ञानिक आके एक दूसरा कॉन्सेप्ट दे देते हैं जो कि उस पर वो यानी उसकी तुलना में वो ज़्यादा सही माना जाता है, तो इसलिए उसको असफल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ नियम होते हैं जो कुछ हद तक ही लागू होते हैं, कुछ सीमाएँ होती हैं उनकी, और कुछ अपवाद होते हैं तो वो वहीं तक लागू होते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे कि ओम के नियम की क्या सीमाएं हैं, क्या अपवाद है, कब लागू होता है, कब नहीं लागू होता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ओम का नियम होता है वो वैद्युत परिपथ में, यानी प्रत्येक वैद्युत परिपथ में लागू नहीं होता है। अब हम इसको दो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से ये लागू होता है और किस प्रकार से ये लागू नहीं होता। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे हमने आपको जो बताया था वो आपको हर समय याद रखना है कि ओम ने क्या बताया था। ओम ने बताया था जो V, अगर हम V और I के बीच में कोई ग्राफ खींचते हैं, ये है I और ये है V और I के बीच में कोई VI ग्राफ खींचते हैं,
तो हमको उनके बीच क्या प्राप्त होगी, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। यानी v और i का अनुपात हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसे हमने r माना था। यानी इनके ग्राफ में हमको एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। अगर हमको सरल रेखा प्राप्त होती है तो यही ओम का नियम है और ओम का नियम सत्य माना जाएगा। तो ये हमने एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दिया। लेकिन यहाँ पर जो हम दो प्रयोग देखेंगे तो उसमें देखिए किस प्रकार से इनका नियम असफल होता है, या ये कह लें कि वहाँ पर ये लागू नहीं हो पाता है, कुछ इसके अपवाद आ जाते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। तो ये एक ग्राफ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जो वहाँ पर हमने ओम के नियम में ग्राफ लिया था तो हमने वहाँ पर एक धातु का तार लिया था। तो क्या करेंगे, प्रतिरोध तार के स्थान पर हमने क्या ले लिया, एक टार्च का बल्ब ले लिया। एक टार्च का बल्ब लगाकर और विभिन्न विभवांतरों पर वैद्युत धारा हमने प्रवाहित की। यानी कि एक वीआई ग्राफ खींचा जिसमें हमने धातु तार की जगह टार्च का बल्ब ले लिया। तो इससे क्या हुआ कि हमने विभवांतर V और वैद्युत धारा I के बीच जो ग्राफ खींचा तो वो हमने देखा कि पूर्ण रूप से सरल रेखा नहीं आएगी। अब देखिए ये कर्व के रूप में डिनोट होता है, यानी थोड़ी दूर तो ये स्ट्रेट लाइन रहता है, यानी कुछ मान के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन रहता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये कर्व में बदल जाता है, कर्व में चेंज हो जाता है, वक्राकार हो जाता है। केवल इसका प्रारंभिक भाग ही एक सरल रेखा है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रारंभ में जब धारा का मान कम है तब अनुपात क्या है, नियत रहता है। इससे क्या डिनोट हुआ कि जब धारा कम है तब R क्या रहता है, नियत रहता है। यानी तब VI ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। बाद में क्या होता है, जब धारा जब बढ़ती है, धारा का मान जब बढ़ जाता है तो V के बढ़ने पर, तो जब धारा का मान बढ़ता है तो यहाँ पर धारा का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। क्योंकि जब वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो इसलिए इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो धातु के जो बने तारों में वैद्युत धारा के कम मान के लिए ही ओम का नियम पालन होता है, उच्च वैद्युत धारा के लिए ही नहीं। तो इस प्रयोग से, इस ग्राफ से हमको क्या पता चला कि जो ओम का नियम है, ओम का जो नियम है वो धातु के बने तारों में वैद्युत धारा के I के कम मान के लिए ही लागू होता है। कम मान के लिए ही इसको क्या माना जाता है, सही माना जाता है। अगर हम I का मान बढ़ा दें, यानी धारा के उच्च वैद्युत धारा के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता। तो जो ओम का नियम है, अगर धारा क्या है, I अगर उच्च है तो ओम का नियम वहाँ पर लागू नहीं होता। ओम का नियम लागू नहीं होता अगर धारा उच्च है। इस ग्राफ से हमको ये पता चला। यानी कि यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से असफल नहीं हुआ जो ओम का नियम है इस प्रयोग में, जो टार्च के बल्ब वाला हमने प्रयोग किया। इसमें कुछ देर तो हमको, जब धारा का मान कम रहता है तब तो हमको VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, यानी R हमको नियत मिलता है और जो ओम का नियम है वो फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो धारा प्रवाहित होने से क्या, ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से जो R है वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमको धारा क्या रखनी है, कम ही रखनी है, तभी ओम का नियम फॉलो करेगा। और ओम का नियम फॉलो करने के लिए ये कह सकते हैं कि I का मान कम होना चाहिए। अब हम लेते हैं एक दूसरा प्रयोग, दूसरा ग्राफ, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से अनओमीय परिपथ मिलता है हमको। तो अब देखते हैं ये दूसरे ग्राफ के माध्यम से। ये एक दूसरा ग्राफ है जिसमें हमने एक डायोड को लिया है, यानी प्रतिरोध तार की जगह हमने क्या लिया, एक डायोड लिया। पीछे हमने देखा टार्च के बल्ब में तो कुछ में लागू होता है। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे कोई द्रव अपघट्य, कुछ पदार्थ आपको याद रखने हैं, जैसे कि द्रव अपघट्य, या हम कह दें कि वैक्यूम ट्यूब्स, यानी हम ले लें अगर निर्वात नलिकाएं, हम द्रव अपघट्य ले लें, निर्वात नलिकाएं ले लें, कोई क्रिस्टलकारी दिष्टकारी ले लें, थर्मिस्टर ले लें जो कि एक क्या है, अर्धचालक है। थर्मिस्टर अगर हम ले लें, या तो हम ट्रांजिस्टर तथा जो वाल्व होते हैं जैसे कि डायोड वाल्व, तो इसमें कम वैद्युत धारा के लिए भी ओम का नियम फॉलो नहीं करता। कोई हम क्या ले लें, डायोड वाल्व, जो कि हमने अपने इस तो फिगर में लिया हुआ है। तो इसमें अगर धारा का मान कम भी है तो भी ओम नियम फॉलो नहीं करता। तो ये जो ग्राफ है, यानी ये जो अगर हम डायोड लेते हैं, द्रव अपघट्य लेते हैं, निर्वात नलिकाएं लेते हैं, कोई थर्मिस्टर लेते हैं,
तो इसमें आई का मान कुछ भी हो, ओम का नियम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, ओम के नियम का पालन ही नहीं होता, यहाँ पर पूरी तरीके से विफल हो जाता है ओम का नियम। अगर हम प्रतिरोध तार की जगह द्रव अपघट्य हो, निर्वात नलिकाएं हो, थर्मिस्टर हो या डायोड वाल्व हो, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इनके लिए V और I का अनुपात नियत नहीं होता, यानी यहाँ पर V/I बराबर R नियत नहीं रहता। इस केस में V/I का जो अनुपात है, क्योंकि हमने बताया था कि V/I बराबर एक कांस्टेंट होता है जो कि हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो इस स्थिति में ये चीज़ लागू यहाँ पर नहीं होती। और जो V और I का अनुपात होता है ये R नियत नहीं होता, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है किस पर, V पर, यानी लगाए गए वैद्युत विभवांतर पर डिपेंड करता है, V पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से यहाँ पर V और I का जो अनुपात है। और इसीलिए इस प्रकार के परिपथों को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के परिपथ जो कि ओम के नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं करते, इन्हें हम कहते हैं अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ। तो ये जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई थी, तो यहाँ पर हमको क्या परिभाषा भी उसकी मिल गई कि अनओमीय परिपथ हम किसे कहते हैं। तो ऐसे परिपथ जो कि ओम के नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनओमीय परिपथ। तो ये जो ऊपर फिगर दिया हुआ था ये अनओमीय परिपथ का ही उदाहरण है। और इससे हमको यही देखने को मिलता है कि VI ग्राफ जो दिखाया गया है अभिलाक्षणिक एक वक्र है, और इससे हमको ये पता चलता है, इस फिगर से ये पता चलता है कि एक सीमा के बाद विभवांतर के बढ़ने पर विद्युत धारा नहीं बढ़ती। और जो द्रव अपघट्य के लिए VI ग्राफ भी, द्रव अपघट्य के लिए या निर्वात नलिकाएं, सभी के लिए इसी प्रकार से हमको जो ग्राफ है वो प्राप्त होता है। और यहीं से हमको एक और नई डिफिनीशन मिलती है गत्यात्मक प्रतिरोध यानी कि डायनामिक रेजिस्टेंस की। यहीं से हमको एक और परिभाषा मिलती है। और ये टोटली जो गत्यात्मक प्रतिरोध होता है ये फॉलो होता है यदि अनओमीय परिपथ है। तो अनओमीय परिपथ के किसी खंड के वैद्युत विभवांतर में किए गए छोटे से छोटे परिवर्तन डेल्टा V से वैद्युत धारा में होने वाला परिवर्तन डेल्टा I है, तो उस परिपथ खंड का क्या होगा, गत्यात्मक जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। यानी यहाँ पर जो विभवांतर है ये छोटा सा विभवांतर डेल्टा V दिया हुआ है और वैद्युत धारा में परिवर्तन डेल्टा I है, तो यहाँ से क्या होगा, गत्यात्मक प्रतिरोध। इसको हम R से डिनोट नहीं करते, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर डेल्टा V/डेल्टा I। ये हमको डायरेक्ट फार्मूला प्राप्त होता है गत्यात्मक प्रतिरोध। और ये टोटली कब लागू होता है, अनओमीय परिपथ के लिए, क्योंकि ओमीय परिपथ होगा तो हमारा फार्मूला होगा R बराबर V/I। लेकिन अगर परिपथ अनओमीय तो गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर क्या होता है, डेल्टा V/डेल्टा I। और ऊपर जो ग्राफ में हमने बनाया था PQS, तो यही होता है PS/QS, इसी से निकलता है डेल्टा V/डेल्टा I। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ा। अगर वो शॉर्ट टाइम में पूछा जाए तो भी और एक लॉन्ग टाइम में पूछा जाए तो भी हम इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, और हमने पढ़ा क्या है ओम का नियम और ओम के नियम की जो सीमाएं हैं, अपवाद हैं, उनके बारे में। और ओम के नियम का एक डेरिवेशन भी किया हमने अनुगमन वेग के आधार पर, यानी VD और R में जो संबंध बताने का एक डेरिवेशन है उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस नई फैसिलिटी का आप ज़रूर लाभ उठाएं। आपको जैसे ही ये क्लास पूरी हो जाएगी तो इस क्लास में जो कुछ भी आपको बताया गया है पूरी एक PDF बन जाएगी, एक क्लास नोट्स की एक PDF बन जाएगी, जिसको आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लेना है। तो आप उसको बाद में पढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो डिफिनीसन है, डेरिवेशन है और जो फॉर्मूले हैं ये आपको लिखने नहीं पड़ेंगे। आप इनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते तो आप केवल इनको पढ़ सकते हैं एक बार, लेकिन आप ज़रूर वीडियो देखें और उसको अच्छी तरीके से समझें और फिर अब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके साथ। तब तक
आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।